नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे खरीफ प्याज के पौध के उत्पादन के बारे में। प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है जो तीनों सीजन में उगाया जाता है। आमतौर पर जो हमारा प्रोडक्शन है 60% रबी अनियन से आता है। इसके अलावा जो बाकी 40% प्रोडक्शन है हमारा देश में वो खरीफ सीजन प्याज से आता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में खरीफ प्याज प्रोडक्शन करने के लिए उसकी जो पौध तैयारी है करना है उसमें विशेष ध्यान देना है। जब हम खरीफ प्याज के पौध तैयार करेंगे कुछ चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। पहले है उन्नत किस्म की चयन। सारे प्याज जो रबी सीजन में होती है वो खरीफ सीजन में पैदा नहीं होती है, इसलिए जब भी आप खरीफ सीजन में प्याज पैदा करना चाहेंगे तो उन्नत किस्म के चयन कीजिए। हमारे उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र में एग्रीफॉर्म डार्क रेड बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर भी अच्छी आती है। जब आपने किस्म की चयन कर लिए उसके बाद आती है नर्सरी तैयार करना या फिर पौधशाला तैयार करना। पौधशाला तैयार करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खरीफ प्याज उत्पादन के लिए। जब हम पौधशाला तैयार करने के लिए जो जगह चुनेंगे पहले ध्यान दीजिए उस जो नर्सरी एरिया है पौधशाला की जगह है पहले उस जगह पे डैम्पिंग ऑफ की बीमारी नहीं हुआ हो। जब आप तैयार करेंगे देख लीजिए अच्छा सा सनी एरिया हो और आपके पास पानी की सुविधा हो। जो सैंडी लोम सॉइल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जब आपने खेत की चुनाव कर लिए उसके बाद आपको उसमें शेड की प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बहुत गर्मी होती है। जो हम शेड नेट बनाते हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई में बनाते हैं ताकि उसमें हवा अच्छी से चले और उमस पैदा ना हो। और उसके ऊपर जो शेड नेट है हम 75% शेड नेट से ढक देते हैं ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो काफी कम हो जाता है। हम जो नर्सरी हम लगाते हैं खरीफ अनियन में ये रेस्ड बेड में लगाते हैं, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई में करते हैं। और जो आप बेड बनाएंगे उसकी दोनों साइड में ढलान रखिए। बेड की चौड़ाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए, लंबाई 2 से 3 मीटर या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आपको वहाँ पे खेत में कितना लेवल है देखने के लिए। अगर आप ज्यादा लंबा करेंगे कई बार ऐसा होता है नर्सरी के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है और आपका प्याज का पौधा अच्छा नहीं बनता है। जब अपने नर्सरी बेड की ऊंचाई कर लीजिए और उसके बाद आपका नर्सरी बेड जो एरिया है उसमें 2 बाई 3 मीटर के आसपास लंबाई होगा और 1 से 1.5 मीटर की चौड़ाई होगा। दो नर्सरी बेड के बीच में लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए ताकि उसमें बैठ के आप कभी निराई गुड़ाई का काम अच्छे से कर सकते हैं। जब आपने बेड बना लिया उसी बेड में लगभग 10 से 15 केजी ऑयल डिकम्पोज FY मतलब अच्छी से सड़ी गली हुई जो FYM है या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर हो या फिर 3 से 4 केजी उसी एरिया में वर्मी कंपोस्ट डालिए। उसके बाद लगभग 150 ग्राम के हिसाब से NPK 19 डाल के और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम डाल के अच्छे से निराई गुड़ाई कीजिए और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरा कर लीजिए। और ध्यान रखिए उसके अंदर बिल्कुल जो खरपतवार है उसको जाड़ ना रहे। जब मिट्टी पूरा अच्छे से भुरभुरा हो जाए उसके बाद आप लाइन खींचिए लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर दूरी में और जो लाइन की गहराई है वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो। लाइन सोइंग करने का ये फायदा है आपका सीड रेट कम हो जाता है और उसमें आपका जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन है जैसे निराई गुड़ाई है वो अच्छे से हो जाता है। जब अपनी लाइन खींचिए 2-3 मीटर के बेड में लगभग आपका 35 से 40 के आसपास लाइन आती है। उसके बाद आप ऐसे कीजिए उसमें आपका जो बीज है अगर आपने जब नर्सरी बेड बनाया उसमें फंजीसाइड नहीं डाला उपचार नहीं किए तो आप सीड को भी उपचार कर सकते हैं। सीड उपचार करने के लिए डाइबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो सीड के दौर पे या फिर कैप्टा 3 ग्राम प्रति किलो सीड के दौर पे आप उसको अच्छे से मिलाइएगा। फिर उसके बाद हल्के से जो अपने लाइन खींचा है उसमें अपना बीज गिराइए। ऐसे बीज गिरा ताकि एक लाइन में लगभग 70 से 80 अच्छे से पौधा डल जाए। फिर बीज बोआई करने के बाद उसको अच्छे से हल्के मिट्टी से ढक दीजिएगा। अगर आपने जमीन जब तैयार कर रहे हैं उस टाइम कीट उपचार करना भूल गए या फिर बीज उपचार नहीं किए तभी भी आपका मौका है। इस टाइम अगर आप जब सीड को ढकेंगे उस टाइम अच्छे से वर्मी कंपोस्ट में मिट्टी में 2 ग्राम प्रति किलो डाइबिस्टिन के हिसाब से डाइबिस्टिन डाल के सीड के ऊपर गिरा दीजिए ताकि आपका जो पौधे है जो निकलेगा उसको डैम्पिंग ऑफ से बच सके। इसको अच्छे से हल्का मिट्टी से ढकने के बाद अब इसके ऊपर जो सूखी हुई घास है उसको बिछा दीजिए ताकि आपका उसके नर्सरी बेड में आपका नमी भी पकड़ के रखे और उसका तापमान ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस दौरान जो है मिट्टी का तापमान ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने के कारण उसका जो सीडलिंग है उसमें डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आ जाती है और सीडलिंग काफ़ी मर जाता है।
जब अपने नर्सरी जो सूखे घास डालेंगे, ध्यान दीजिएगा वो कि अच्छे से मतलब कटे हुए घास सूखे हुए हो। कई अगर जगह पे अगर हम हर्बिसाइड डालते हैं और उसके जरिए में जो सूखे हुए घास है उसको हम मल्चिंग की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा घास यूज करने में आपका सीडलिंग को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद देखिएगा सुबह शाम पानी देते रहिएगा ताकि पानी की कमी ना हो और उसमें ठंडक भी बना रहे, ताकि आपका सॉइल टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री से भीतर ही रहे। 6 से 7 दिन के बाद प्याज का फुटाव हो जाता है। जैसे लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास प्याज की फुटाव हो जाती है, उसका जो सूखे हुए घास अपने मल्चिंग में खाए थे उसको निकाल दीजिए। ज्यादा देर करने से आपका जो पौधा है वो पीला पड़ जाता है और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जो आगे नहीं अच्छे से बन पाता है। जैसे आपका जमीन अंकुरण पूरा हो गया, आपने मल्चिंग को भी हटा दी, उसके बाद उसमें ऐसे ध्यान रखिए उसके अंदर सूखे घास कम से कम रहे, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए इसमें रेडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप नर्सरी बेड में छिड़काव कीजिए। कोशिश करते हैं इस तरह से आप मेंटेन करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार है, अच्छी नर्सरी पैदा होगा। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे जब सीडलिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया, 8 से 7 सेंटीमीटर हो गया, अगर आपको लगता है प्याज की ग्रोथ की कमी है तो आप जो एनपीके का मिक्सचर है या फिर ह्यूमिक एसिड 2.5 to 3 ml प्रति लीटर के दौर से उसमें ड्रेंचिंग कर सकते। इसमें आपका क्या है, जब आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं इसमें आपका पौधा थोड़ा सा मोटा होता है। इस दौरान अगर आपको खरपतवार का प्रकोप है तो दोनों जगह साइड से बैठ के उसको खरपतवार को निकाल दीजिए और थोड़ा सा होइंग भी कर दीजिए ताकि उसके जड़ में अच्छे से हवा चले और उसकी ग्रोथ अच्छा हो जाए। अगर तापमान काफी बढ़ गया तो आप कोशिश कीजिए सुबह दिन में एक बार और शाम को एक बार पानी दे दीजिए। अगर बारिश हुई तो बारिश के हिसाब से आपको पानी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्याज का जो पौधे है ज्यादा पानी पसंद नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं आप इस तरह से करेंगे, लगभग 50 से 55 दिन में आपका जो पौधे है हेल्दी पौधा मेन खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा।